हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम हम अभी पढ़ रहे हैं। एंड जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में ब्रेन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरू किया था। और मैंने आपको बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ब्रेन और एक को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था, ब्रेन को हम एनसेफेलॉन बोलते हैं। ब्रेन सॉफ्ट वाइट स्ट्रक्चर होता है, लार्ज साइज का होता है, फ्लैट होता है, क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। 1200 to 1400 ग्राम्स इसका वेट होता है और 98% सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बनाता है। और इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और जाते जाते मैंने आपको बोला था कि ब्रेन को हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड एज फोर ब्रेन, द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड एज मिड ब्रेन एंड द थर्ड पार्ट इज़ कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए मैंने इसी डायग्राम को यहाँ पे ऐड कर दिया बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो आप याद रख सकते हैं कि आपके ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, द सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था फोर ब्रेन को हम बेटा प्रोएंसेफेलॉन भी बोलते हैं, लास्ट क्लास में याद करवाया था। मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं एंड हाइंड ब्रेन को हम बेटा रोम्बेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। एंड हमने ये भी देखा था कि फोर ब्रेन जो होता था, फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स पाए जाते थे। फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस बेटा। एक को हम नाम देते हैं राइनसेफेलॉन, एक को हम नाम देते थे टेलेंसेफेलॉन और एक को हम नाम देते थे डायनसेफेलॉन। जैसे आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे, अगर मैं इस एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको सेरेब्रम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इस सेरेब्रम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेलेंसेफेलॉन। इट इज कॉल्ड एज टेलेंसेफेलॉन, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। सो ये पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एपिथैलेमस भी होना चाहिए था बट नहीं दिया एनसीईआरटी, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या नाम देते, इसको हम डायनसेफेलॉन नाम देते थे। इसको हम डायनसेफेलॉन बोलते थे। यानी फोर ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, फोर ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें मिलती है। एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं शो करी है बट मैं उसको डायग्राम में ड्रॉ करके ऐड कर रहा हूँ। सो एनसीईआरटी के अंदर बेटा जो चीज़ शो नहीं की है दैट इज़ यहाँ पे आपको नीचे वाले साइड में, हाँ रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको और एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑल्दो ये नंबर में दो होते हैं बट हम अभी ब्रेन को साइड से देख रहे हैं तो मैं एक ही दिखा रहा हूँ आपको। सो रेड कलर मैंने जो चीज़ ऐड करी ना, दिस इज कॉल्ड एज रायनसेफेलॉन बेटा। इसको हम नाम देते हैं रायनसेफेलॉन, या शॉर्ट में आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप ओलिफैक्टरी लोब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाती है। सो अभी क्या क्या आ गया, सेरेब्रम आ गया, डायनसेफेलॉन आ गया एंड रायनसेफेलॉन आ गया। सो टेलेंसेफेलॉन प्लस डायनसेफेलॉन प्लस रायनसेफेलॉन बेटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके फोर ब्रेन बनाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा था सेकंड पार्ट में बेटा, हमने मिड ब्रेन देखा था। मिड ब्रेन के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, सेरिब्रा सेरेब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। तो यहाँ पे मिड ब्रेन लिखा हुआ बेटा, तो ये सेक्शन यहाँ पे दिया गया है मिड ब्रेन वाला। अब इसके दो सेक्शंस होंगे, वन इज कॉल्ड एज सेरिब्रा सेरेब्री और अनदर इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट पे दिया है बेटा हाइंड ब्रेन, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था हैंड ब्रेन के तीन पार्ट्स पाए जाते, दो पार्ट्स पाए जाते हैं मेजरली, जिसमें से पोनस है एंड मेड्यूला है बेटा। बट बिसाइड्स दिस क्या मिलता है, सेरेबेलम भी मिलता है, ठीक है। सो मेटेनसेफेलॉन बोला था मैंने एंड माइलेनसेफेलॉन बोला था। मेटेनसेफेलॉन के अंदर क्या क्या आता है, पोनस आता है एंड सेरेबेलम आता है, याद रखेंगे। मेटेनसेफेलॉन के अंदर पोनस आता है एंड सेरेबेलम आता है। तो बचा कौन सा बेटा, बचा माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में क्या आता है बेटा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा आता है, ठीक है। सो ये लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं,
आज की क्लास में बेटा हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट फोर ब्रेन को समझेंगे, फोर ब्रेन क्या है और ये यहाँ पे हाईलाइटेड एरियाज एनसीईआरटी ने क्या दिखाए हैं तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोर ब्रेन में बेटा रायनसेफेलॉन क्या होता है, डायनसेफेलॉन क्या होता है और टेलेनसेफेलॉन क्या होता है। इससे हम अपना आज का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ब्रेन। हमने एक ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया ताकि हम चीज़ों को समझ पाए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको रायनसेफेलॉन क्या होता है, कहाँ होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बेटा ये दो कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आपको साइड में जब आप ब्रेन को देखेंगे तो ये एक ही दिखाई देगा, बट रियलिटी में दो होते हैं, लेफ्ट साइड में एक एंड राइट साइड में एक। सो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज़ ये अगर हमारा ब्रेन है ना पूरा का पूरा बेटा, तो मैं बता सकता हूँ ये ब्रेन का रूफ है, बिकॉज ऊपर वाला साइड है ब्रेन का, और ये ब्रेन का फ्लोर है बेटा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रूफ ऑफ ब्रेन एंड दिस इज़ द फ्लोर ऑफ ब्रेन। या मैं बोल सकता हूँ ये ब्रेन का डॉर्सल साइड है और ये ब्रेन का वेंट्रल साइड है बेटा, या ये ब्रेन का एंटीरियर साइड है या ये ब्रेन का पोस्टीरियर साइड है। सो अगर आप बेटा अपने ऑलिफैक्टरी लोब्स को देखेंगे, अगर आप अपने रायनसेफेलॉन को देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे रायनसेफेलॉन के बारे में, ये कहाँ होता है। सो ये ब्रेन के अंदर बेटा फ्लोर पे होता है, ठीक है ना। फ्लोर में कहाँ होता है बेटा, आगे वाले साइड में, फ्रंट साइड में होता है। ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। ये फ्रंट साइड में होता है या वेंट्रल पोजीशन में होता है। सो आपके ब्रेन के अंदर बेटा फ्लोर वाले साइड में वेंट्रल पोजीशन पे आपको क्या मिलते हैं बेटा, आपको दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं या पेयर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सो दिस पेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको हम रायनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज रायनसेफेलॉन। सो रायनसेफेलॉन के बारे में पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, रायनसेफेलॉन किसका हिस्सा होता है, ये हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा होता है बेटा, ठीक है ना। तो रायनसेफेलॉन को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रायनसेफेलॉन को हम कॉमन लैंग्वेज में बेटा ऑलिफैक्टरी लोब बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज ऑलिफैक्टरी लोब्स बेटा। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम ऑलिफैक्टरी लोब्स नाम देते हैं। ये दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे। होते कैसे बेटा, तो याद रखना है ये पेयर होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब हमारे अंदर मैमल्स के अंदर बेटा ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो ये पेयर होता है बेटा, पेयर ऑफ स्मॉल सॉलिड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स। क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनको बाहर निकाल के ड्रॉ कर सकता हूँ। सो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। क्लब का मतलब क्या होता है, सो इनका ये दो है ना नंबर में, तो ये दो मैंने यहाँ पे बना दिए। सो इनका आगे वाला एंड जो होता है ना वो थोड़ा फूला हुआ होता है, जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं फूला हुआ एंड है बेटा, इस तरीके से। और ये बैक साइड जो होता है ना ये ऐसे लंबा टेल के जैसा पाया जाता है, इस तरीके से। वैसे टेल के जैसा पाया जाता है, ठीक है ना। सो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्लब शेप बोलते हैं बेटा। ये क्लब शेप मतलब आगे वाला एंड फूला हुआ है और पीछे वाला एंड बेटा एकदम पतला है, ठीक है ना, जिसको हम क्लब शेप बोलते हैं। और हमारे अंदर बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये अंदर से हॉलो नहीं है, इनमें अंदर से कोई गैप नहीं। मैंने बोला था ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती है, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स बेटा ऑलिफैक्टरी लोब में कोई कैविटी वैविटी नहीं होता है, ये कंप्लीट सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे मिलते हैं आपको बेटा, जो आपको मिलते हैं इन्फीरियर साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम में। मतलब ये आपको कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, ये आपको दिखाई देते हैं सेरेब्रम में, वेंट्रल साइड में दिखाई देता है बेटा, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में अब याद रखना चाहते हैं, बस एक चीज़ इनके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है, दैट
हमारा ऑलिफैक्टरी लोब जो होता है बेटा, या ऑलिफैक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप ये ऊपर वाला फूला हुआ पार्ट देख सकते हैं ना, दिस वन बच्चा, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑलिफैक्टरी बल्ब। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ऑलिफैक्टरी बल्ब। ठीक है, ये एंटीरियर स्वोलन पार्ट होता है, तो याद रखेंगे ऑलिफैक्टरी लोब का जो आगे वाला स्वोलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम ऑलिफैक्टरी बल्ब बोलते हैं। और ये जो पीछे आपको ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, और ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट जो है बेटा, ये फाइनली एंटर करता है किस में? ये आगे जाके एंटर करेगा बेटा टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब, अब ये क्यों वहाँ एंटर करता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये ऐसे, तो ये आपको आगे बल्ब दिखाई दे रहा है, सो फिर ये बल्ब बेटा कहाँ तक जाएगा? ये ब्रेन में इस पॉइंट तक जाएगा, और ये लोब यहाँ पे क्या होगा? टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल लोब कैसे होगा वो हम थोड़ी देर में पता करेंगे। ठीक है ना, सो ये आपने याद रख लिया। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूं बेटा, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल मैमल्स या लोअर एनिमल्स की बात करूं, तो लोअर एनिमल्स के अंदर भी आपको रायनसेफेलॉन मिलेगा, बट इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स बेटा रायनसेफेलॉन सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स रायनसेफेलॉन बेटा एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आपको कैविटी मिलेगी, जिस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? विच इज़ कॉल्ड एज राइनोसील बेटा, विच इज़ कॉल्ड एज राइनोसील। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन याद रखेंगे। सो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कौन सी कैविटी, कौन सी वेंट्रिकल एब्सेंट होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा राइनोसील नहीं होती है। ये खाली किन में मिलता है? आपको लोअर एनिमल्स में मिलता है। ठीक है ना, तो इसको हम बेटा लोअर एनिमल्स इंटरनली ये हॉलो होता है, और इसमें बेटा पहली वेंट्रिकल पाई जाती है, इसको फर्स्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं लोअर एनिमल्स की। सो द फर्स्ट वेंट्रिकल ऑफ लोअर एनिमल्स इज कॉल्ड एज राइनोसील, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर राइनोसील एब्सेंट होता है। तो ये प्लीज़ एग्जाम के लिए याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर राइनोसील नहीं होता है, राइनोसील खाली लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, और लोअर एनिमल्स के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स बेटा, ये जो लोब है ऑलिफैक्टरी लोब, ये सीट ऑफ स्मेल है बेटा, सीट ऑफ स्मेल। मतलब अगर लोअर एनिमल्स बेटा स्मेल को पहचान पा रहे हैं, स्मेल को डिकोड कर पा रहे हैं, तो वो डिकोडिंग कहाँ पे होती है? वो होती है किसमें? रायनसेफेलॉन में। सो लोअर एनिमल्स जब किसी चीज़ को सूंघते हैं, या जब उनको कोई महक, अच्छी खुशबू या गंदी खुशबू आती है, सो वो उस चीज़ को महसूस कहाँ से कर पाते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चर से कर पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑलिफैक्टरी लोब बोलते हैं या रायनसेफेलॉन बोलते हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर बेटा रायनसेफेलॉन का काम स्मेल डिटेक्शन में नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं ऑलिफैक्टरी लोब स्मेल का डिटेक्शन कराता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बेटा ऑलिफैक्टरी लोब स्मेल का डिटेक्शन नहीं कराता है, बट ये एक्ट करता है एज रिले सेंटर। ये एक्ट करता है बेटा एज रिले सेंटर, ठीक है ना, टू द स्टिमुलस ऑफ स्मेल, to stimulus of smell, to stimulus of smell। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये थोड़ा आप समझिए, उसके साथ फिर ये फिनिश हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। रिले सेंटर से मेरा कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे गर्मी के दिन आएंगे ना, हमको पता है बेटा हम सब स्वेट करते हैं, हम सबको पसीना आता है। ठीक है, हमारे कपड़ों में पसीना लग जाता है, हमारी बॉडी पे पसीना होता है, तो फिर उस पसीने की वजह से हमारी बॉडी से क्या आने लगती है बेटा? गंदी स्मेल आने लगती है ना। हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सबको गंदी स्मेल आने लगती है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एक पर्सन है, समझ लेना इस बात को ध्यान से, ये एक पर्सन है बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1-2 दिन से नहीं नहाया है, ठीक है, 1 और 2 डेज से बेटा ये नहाया नहीं है। गर्मियों के दिन है तो ऑफकोर्स बेटा इसकी बॉडी में क्या होगा? इसकी बॉडी में स्वेटिंग होगा, और स्वेटिंग की वजह से इसकी बॉडी क्या करना शुरू करेगी? स्मेल करना शुरू करेगी। ठीक है, अब अगर हमको नहाने का टाइम नहीं मिलता है, या इस बंदे को नहाने का टाइम नहीं मिलता है, ये बंदा क्या करेगा? ये डिओड्रेंट लगाएगा। हम लगाते हैं ना गर्मी में डिओड्रेंट बेटा, ताकि स्मेल हमारी बॉडी से ना दिख जाए। तो इसने अपनी बॉडी पे क्या छिड़क लिया बेटा? स्प्रे कर लिया डिओड्रेंट।
ठीक है, समझ लेना बात को ध्यान से। जैसे ही अपनी बॉडी मान लीजिए ये बंदा बेटा बिना नहाए बिना डिओड्रेंट लगाए क्लास में आ रहा था, ये किसी दोस्त के पास बैठा था या क्लास में बैठा था, तो इसका स्मेल सारे बच्चों को आएगा ना क्लास में, या सारे बच्चों को तो नहीं थे, एटलीस्ट इसके दोस्त को तो बेटा इसके पसीने का स्मेल आएगा, गंदा सा लगेगा। तो अब ये बंदा थोड़ा चालाक है बेटा, इसने क्या किया, जब ये अगले दिन क्लास में आया ये डिओड्रेंट लगा के आया, इसने अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगाया, अपनी बॉडी पे डिओड्रेंट लगाया, बट नहाया अभी भी नहीं है। सो जब ये क्लास में एंटर करेगा ना, क्या इसका गंदा स्मेल किसी बच्चे को आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा बेटा। अब बच्चों को कौन सा स्मेल आएगा? इसके परफ्यूम का स्मेल आएगा या इसके डिओड्रेंट का स्मेल आएगा। बट डिओड्रेंट लगाने से इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसका स्मेल गायब हो गया है। स्मेल तो अभी भी है बॉडी पे, गंदा स्मेल अभी भी है बॉडी पे, बट हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारा ब्रेन बेटा हमको महसूस नहीं करवा रहा है कि इस बंदे ने आज भी नहीं नहाया है, इसकी बॉडी से अभी भी गंदी बदबू आ रही है बेटा। हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? खाली हमको डिओड्रेंट का स्मेल दिखाई दे रहा है या परफ्यूम का स्मेल दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? होता क्या है एक्चुअल में बेटा, ध्यान से देख लेना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक पर्सन ले लेते हैं हम, तो ये एक पर्सन है बेटा, फॉर XYZ पर्सन है। तो इसकी नाक से, ये मान लो नाक में ले लेता था, ये नाक है इसकी बेटा, तो इसकी नाक ने क्या ले लिए? स्मेल के पार्टिकल्स ले लिए, है ना। ये स्मेल के पार्टिकल्स बेटा नाक से कहाँ पे आए? इसके ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन पे आए। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन पढ़ाया था। तो ये स्मेल के पार्टिकल्स किससे टकराए बेटा? ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन से टकराए। ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन ने क्या किया बेटा? उसने इम्पल्स जनरेट किया, या मैं बोल सकता हूँ बेटा ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन ने स्टिमुलस जनरेट किया, स्टिमुलस जनरेट किया। और ये स्टिमुलस किसके थ्रू बेटा आया? ये ओलिफैक्टरी नर्व के थ्रू। कहाँ पे पहुँच गया बेटा? इस लोब पे पहुँच गया, जिसको हम ओलिफैक्टरी लोब बोलते हैं। सुन लेना प्लीज़ ध्यान से। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है बेटा, ठीक है, दिस द पर्सन, और ये इस पर्सन की नाक है, ठीक है ना। तो ये किसी चीज़ को स्मेल कर रहा है, तो स्मेल बेटा नाक ने जब रिसीव की, उसने स्मेल को कहाँ भेज दिया? ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन में भेज दिया। और ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन स्टिमुलस बनाएगा ना, वो स्टिमुलस बेटा ओलिफैक्टरी लोब तक कैसे पहुंच पाता है? बिकॉज आपके ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन से एक नर्व निकलती है, इस लोब के लिए एक नर्व निकलेगी, इस लोब के लिए दूसरी नर्व निकलेगी। इन नर्व्स को हम ओलिफैक्टरी नर्व्स बोलते हैं। तो इन ओलिफैक्टरी नर्व्स की वजह से ये स्टिमुलस कहाँ पे आएगा बेटा? ये ओलिफैक्टरी लोब के अंदर आएगा। अब अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें ना, तो लोअर एनिमल्स में क्या होगा? यही ओलिफैक्टरी लोब बेटा उनको डिटेक्ट करके देगा कि आपने कौन सा स्मेल महसूस किया है। समझ आया ना? आपने अच्छी चीज़ को सूंघा है कि गंदी चीज़ को सूंघा है। बट हमारे अंदर बेटा ओलिफैक्टरी लोब ये काम नहीं करता। हमारे अंदर ओलिफैक्टरी लोब करता क्या है वो समझ लीजिए। जब ये पर्सन बेटा बिना नहाए क्लास में आ रहा था, बिना डिओड्रेंट लगाए क्लास में आ रहा था, तो इसके जो ये गंदे स्मेल के पार्टिकल्स हैं ना, जिनका अमाउंट ज़्यादा था, जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वो कहाँ पे आए बेटा? वो ओलिफैक्टरी लोब में आए। जैसे ओलिफैक्टरी लोब ने बेटा इस स्टिमुलस को लिया, तो इसको बेटा स्टिमुलस खाली किसका मिल रहा है? ऐसे पार्टिकल्स का मिल रहा है जो स्मेल के पार्टिकल्स है, जो गंदी स्मेल के पार्टिकल्स है बेटा। सो इसको इम्पल्स बेटा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मिलेगा ना, मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इम्पल्स मिलेगा, पावरफुल इम्पल्स मिलेगा। तो ये इस पावरफुल इम्पल्स को बेटा अपने ओलिफैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ भेज देता है? आपके टेम्पोरल लोब में भेज देता है। और टेम्पोरल लोब बेटा आपको बताता है कि आपने अच्छी चीज़ को सूंघा है कि बुरी चीज़ को सूंघा। यानी इंसान अगर किसी चीज़ को सूंघ पाता है, किसी चीज़ को स्मेल कर पाता है, वो उसकी नाक की वजह से नहीं कर पाता है, वो उसकी ओलिफैक्टरी लोब की वजह से नहीं कर पाता, वो किसकी वजह से कर पाता है? टेम्पोरल लोब की वजह से कर पाता है। लेकिन टेम्पोरल लोब में बेटा ये सिग्नल भेज कौन रहा है? ये भेज रहा है ओलिफैक्टरी लोब। अब यही बंदा अगले दिन क्या आया बेटा? ये डिओड्रेंट लगा के आया। इसने आज भी नहीं नहाया है, जस्ट इसने डिओड्रेंट लगाया बॉडी के ऊपर बेटा। सो जब ये बंदा अब डिओड्रेंट लगा के आएगा ना, इसकी बॉडी पे अभी भी स्मेल के पार्टिकल्स हैं। सो वो स्मेल के पार्टिकल में, जैसे मैं ब्लैक कलर में अलग कलर में बना देता हूँ। सो रेड कलर के पार्टिकल्स जो है ना वो स्मेल के हैं। अब इसने डिओड्रेंट लगाया बेटा, तो ये पार्टिकल जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, ये डिओड्रेंट के पार्टिकल्स हैं। सो आप देख सकते हैं स्मेल के पार्टिकल्स कम हैं, तो स्मेल भी बेटा अपना स्टिमुलस भेजेगा। डिओड्रेंट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, वो भी अपना स्टिमुलस भेजेगा। यानी आपके ओलिफैक्टरी लोब पे बेटा स्मेल का भी स्टिमुलस जा रहा है और डिओड्रेंट का भी स्टिमुलस जा रहा है। अब रिले सेंटर का मतलब क्या है ये समझिए। तो अब ये ओलिफैक्टरी लोब क्या करेगा? इसने देखा कि स्मेल का भी स्टिमुलस आया है, डिओड्रेंट का भी स्टिमुलस आया एक साथ, तो ये इनमें से बेटा उसी स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुँचाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा। यानी आपके ओलिफैक्टरी लोब तक दोनों स्मेल्स पहुंच रही है, अच्छी स्मेल भी पहुंच रही है और गंदी स्मेल भी पहुंच रही है। बट आप ब्रेन पे महसूस क्या करेंगे बेटा?
वो डिपेंड करता है कि ओलिफैक्टरी लोब ब्रेन तक कौन सी सिग्नल भेजेगा। सो अगर आपके स्मेल के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ब्रेन तक बेटा यही सिग्नल जाएगा, यही स्टिमुलस जाएगा। बट अगर इनका नंबर कम है, किसके कंपैरिजन में बेटा, डिओड्रेंट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, तो ब्रेन बेटा इस स्टिमुलस को यहाँ पे माइनस कर देगा, इसको यहाँ पे भी बेटा फिनिश करेगा बाय रिलीजिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ओलिफैक्टरी लोब क्या करेगा, ये इस स्टिमुलस के लिए, ये यहाँ से जो स्टिमुलस आ रहा था ना, इसके लिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा और ये सिग्नल बेटा आगे ब्रेन तक पहुँचेगा ही नहीं। बट इसके लिए बेटा बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसके लिए एक्टिवेटिंग और एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा और वो सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, दिमाग पे, और आपको लगेगा कि इस बंदे से आज अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, ये नहा के आया है। बट रियलिटी में उसने धोखा दे दिया आपको, उसने नहाया नहीं था, उसने जस्ट बेटा आपके दिमाग को धोखा दिया बाय स्प्रेइंग हिज और हर बॉडी विद द डिओड्रेंट बेटा। सो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सेंटर्स जो ब्रेन का लोड कम कराते हैं, समझ आया ना, और ब्रेन के अंदर वही सिग्नल्स भेजते हैं बेटा जो ब्रेन के लिए ज़रूरी होती है, जो ब्रेन को समझने के लिए ज़रूरी होती है बेटा, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दो सिग्नल जिनका अमाउंट ज़्यादा है। ऐसे सेंटर्स को ब्रेन में क्या बोला जाता है, इनको हम रिले सेंटर्स बोला जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर बेटा ओलिफैक्टरी लोब में स्मेल का डिटेक्शन नहीं होता, ओलिफैक्टरी लोब बस रिले सेंटर का काम करता है। एक्चुअल में डिटेक्शन कौन कराता है, टेम्पोरल लोब कराता है। समझ आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओलिफैक्टरी लोब, या जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, रायनसेफेलॉन नाम देते हैं। समझ आया। सो अगर आप इसको थोड़ा देखना चाहते हो और, तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ आपको, ठीक है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 3 पार्ट्स है, रायनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। याद रखेंगे फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का बेटा। तो ये आप देख सकते हैं, इस सारी पिक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फोर ब्रेन की पिक्चर्स है, ठीक है। इनको हम अभी पढ़ेंगे। मोस्टली आपको यहाँ पे सेरेब्रम दिखाई दे रहा है, तो ये आपको सेरेब्रम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये आपका फोर ब्रेन है। बट अभी मैं यहाँ पे फोर ब्रेन में से आपको दिखाने वाला हूँ रायनसेफेलॉन। सो ये दिखा रहा है बेटा रायनसेफेलॉन काम कैसे करता है। तो स्मेल के पार्टिकल्स अंदर गए, ये आपका ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन है बेटा। ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन ने स्टिमुलस जनरेट किया, स्टिमुलस बेटा इस, ये देख रहे, ये नर्व जा रहा है अंदर, तो स्टिमुलस बेटा इस नर्व के थ्रू कहाँ पहुँचा, ओलिफैक्टरी लोब पे पहुँचा। ओलिफैक्टरी लोब से फिर कहाँ जाएगा बेटा, ये आपके टेम्पोरल लोब में जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते, ये ब्रेन का बेटा सेरेब्रम ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो दिस इज सेरेब्रम। ये रेड कलर के अंदर अंदर जो चीज़ है बेटा, ये सेरेब्रम हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको। ये यहाँ से सेरेबेलम हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे। और अगर आप इधर देखेंगे बेटा, तो सेरेब्रम के नीचे आपको क्या दिखाई देते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं बेटा। इसी को हम रायनसेफेलॉन बोलते हैं। इसका एक पार्ट है ओलिफैक्टरी बल्ब और इसका दूसरा पार्ट है ओलिफैक्टरी ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। फिर यहाँ से बेटा सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके टेम्पोरल लोब में जाएगा। और टेम्पोरल लोब बेटा एक तो आपकी ओलिफैक्टरी मेमोरी को याद रखेगा और दूसरा आपको परसेप्शन ऑफ स्मेल प्रोवाइड करेगा। सो ये इसका एक्चुअल फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। तो ये ब्रेन है ना, तो ये देखो, ये है बेटा आपके ओलिफैक्टरी लोब्स, ये है 1 और ये है 2 बेटा। तो ये रियल फोटोग्राफ है ब्रेन का। सो ये आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल ओलिफैक्टरी लोब्स बेटा, ठीक है ना। सो आई होप ओलिफैक्टरी लोब आपको समझ आ गया। ओलिफैक्टरी लोब में कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए अभी। अब ओलिफैक्टरी लोब अगर फिनिश कर लिया हमने, तो फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ओलिफैक्टरी लोब के बारे में और एक चीज़ याद है, हमको नॉर्मली ओलिफैक्टरी लोब दिखाई क्यों नहीं देता, या हमको रायनसेफेलॉन दिखाई क्यों नहीं देता, बिकॉज ये पूरी तरीके से बेटा कवर्ड होता है किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से। बिकॉज हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, दैट इज सेरेब्रम। तो सेरेब्रम लगभग ब्रेन के सारे बाकी हिस्सों को बेटा अपने अंदर कवर करके रख देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग हमको ये पार्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, बट ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज रायनसेफेलॉन। तो रायनसेफेलॉन हमने फिनिश कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्रम का और एक नाम क्या बेटा, सेरेब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलेनसेफेलॉन। ये भी याद रख लेना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। सो जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, जो ये ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर पे खाली फोकस कर लेना। सो जहाँ जहाँ से ये आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट ये बीच में कुछ पार्ट्स हैं, इनको अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है ना। सो ये जो पोर्शन आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज सेरेब्रम बेटा। आप ध्यान से देख लो, ये सेरेबेलम है, ये पोनस मेड्यूला है, ये ओलिफैक्टरी ट्रैक्ट है, बीच में डायनसेफेलॉन है। अगर आप इन सब का साइज़ देखोगे ना, इन सब में सबसे बड़ा कौन है बेटा, ये ब्लैक कलर्ड पार्ट है, जिस ब्लैक कलर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज सेरेब्रम। तो सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में याद रखना, सेरेब्रम जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट
एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बेटा हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन में जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट साइज के बेसिस पे होता है, वो कौन होता है बेटा? वो हमारा सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, सेरेब्रम को अगर आप यहाँ से इधर बेटा ध्यान से देख पा रहे हैं, तो मैं कलर अलग यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सेरेब्रम को अगर इधर आप ध्यान से देख पाएंगे तो सेरेब्रम का आपको एक बेटा रूफ मिलेगा। जैसे ये रूफ हो गया सेरेब्रम का बेटा, ये इसकी छत हो गई, ये इसका रूफ हो गया। सो दिस इज रूफ ऑफ सेरेब्रम। और यहाँ पे आपको बेटा फ्लोर भी मिलेगा सेरेब्रम का, तो ये सेरेब्रम का बेटा फ्लोर हो गया। ठीक है ना। सो जो रूफ होता है सेरेब्रम का हमारी बॉडी के अंदर, द रूफ ऑफ सेरेब्रम बेटा इज कॉल्ड एज पैलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? द रूफ ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड एज पैलियम बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे पैलियम का मतलब क्या होता है, तो पैलियम इज द वर्ड यूज्ड फॉर रूफ ऑफ सेरेब्रम। एंड जो फ्लोर ऑफ सेरेब्रम होता है, जैसे आप यहाँ पे फ्लोर देख सकते हैं बेटा, इसको हम कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये हो गया कॉर्पस स्ट्रेटम। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखी सेरेब्रम के बारे में। पहले याद रखा ये लार्जेस्ट पार्ट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। दूसरा याद रखा इसका रूफ का नाम पैलियम होता है बेटा, एंड फ्लोर को हम क्या नाम देते हैं? द फ्लोर इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्रेटम। ठीक है ना। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का बेटा, एंड ये हमारे ब्रेन के अंदर 80% एरिया बनाता है ब्रेन का। ठीक है ना। टोटल ब्रेन अगर आप लेंगे तो टोटल ब्रेन में बेटा 80% पार्ट जो ब्रेन का बनेगा, इधर ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है। सो 80% जो आपके ब्रेन का हिस्सा बनेगा बेटा, वो किसकी वजह से बनता है? वो अकेले सेरेब्रम की वजह से बनता है। ठीक है। अब सेरेब्रम के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दैट सेरेब्रम जो होता है, बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सो बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो इसको हम एक छोटी जगह पे फिट करके रख देते हैं ना, बिकॉज क्रेनियल कैविटी का साइज़ उतना बड़ा नहीं होता है जितना सेरेब्रम का साइज़ है बेटा। बट इतने बड़े सेरेब्रम को बेटा इतनी छोटी जगह पे हम फिट कैसे कर पाते हैं? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, ये सेरेब्रम आपको दिखाई दे रहा है ना, तो सेरेब्रम का जो बाहर वाला हिस्सा होगा बेटा, इसमें आपको कुछ एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपको एलिवेशन दिखाई दे रहा है, और इसके बगल में बेटा ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। सो दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज गायरी, इसको हम गायरी बोलते हैं। एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज सल्की, या इसको हम सल्कस भी बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम, हम सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम को बढ़ाना चाहते थे। सो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बेटा हमने सेरेब्रम को क्या कर दिया? इसको बेंड कर दिया, इसको कन्वोल्यूटेड बना दिया। ठीक है, इसके छोटे छोटे फोल्ड्स बना दिए बेटा, जिन फोल्ड्स को हम दो नाम देते हैं। अगर वो फोल्ड बेटा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको हम गायरी बोलते हैं, अगर वो फोल्ड अंदर की तरफ जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सल्की बोलते हैं। ठीक है। बट कभी कभी बेटा ये सल्कीज जो है ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये नॉर्मल कट है ना, लेकिन कभी कभी ये सल्कीज बहुत अंदर तक चली जाए। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कट बहुत अंदर तक चला गया, ये कट बहुत अंदर तक चला गया बेटा, जैसे ये कट बहुत अंदर तक चला गया। सो ऐसे डीप सल्कीज को बेटा फिशर्स बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फिशर में एंड सल्की में डिफरेंस क्या होता है? सल्की एक नॉर्मल कट होता है, बट फिशर बेटा उससे थोड़ा डीपर कट होता है। अगर आप इधर पिक्चर में देखेंगे, एनसीईआरटी की पिक्चर में, सो ये आपको दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो डिप्रेशंस का नाम क्या होता है बेटा? दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज सल्कीज बेटा। ठीक है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ना, ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, इनको हम क्या बोलेंगे? सल्कीज। तो याद रखना, आपके ब्रेन में खाली एक ही जगह पे बेटा सल्कीज एंड गायरीज मिलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं या सेरेब्रम बोलते हैं। सो अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है एलिवेशन, ये ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी देख लो ऊपर की तरफ आ रहा है। सो ये कहलाता है आपका गायरी। बट एक कट जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए कट्स दिखाई दे रहे हैं बीच में, तो इन कट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सल्की। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे, ये कट ज़्यादा डीप अंदर चला गया ना, ये देखो बेटा, इधर भी ये कट भी ज़्यादा डीप अंदर चला गया, इधर भी देखिए ये कट बहुत अंदर तक डीप जा रहा है बेटा, पीछे से भी देखिए ये कट बहुत अंदर तक जा रहा है। तो इन डीप सल्कीज को बेटा दे आर कॉल्ड एज फिशर्स। ठीक है। तो फिशर एंड सल्की में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब जो हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है ना,
अगर मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ बेटा, मेरे पास वाइट तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं वाइट के बदले कोई और कलर यूज़ करूँगा। आप कॉन्सेप्ट बस याद रख लेना। जब हम सेरेब्रम को देखते हैं बेटा, हमको पता चलता है दैट सेरेब्रम जो है, अगर हम इसको डाइसेक्ट करेंगे सेरेब्रम को, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में डाइसेक्टेड सेरेब्रम दिखाई दे रहा है, सो अगर आप सेरेब्रम को कट करेंगे ना, तो कट करने के बाद बेटा आपको पता चलता है दैट सेरेब्रम इज़ इंटरनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कलर करना चाहे, सो ये आपको सेरेब्रम का एक पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सेरेब्रम जो होता है बेटा, जब आप इसको लैटरल सेक्शन काटते हैं या इसका सेगेटल सेक्शन काटते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने भी लिखा है सेगेटल सेक्शन बेटा, सेगेटल का मतलब होता है लैटरल सेक्शन, ठीक है ना। सो आपको क्या पता चलता है दैट एक फ्रेश सेरेब्रम जो होता है वो इंटरनली डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। जैसे मैंने एक कलर ये यूज़ किया हुआ है एंड दूसरा कलर बेटा मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। सो आपके सेरेब्रम के अंदर बेटा 2 रीजन्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। सो ये जो आउटर वाला रीजन आपके सेरेब्रम का है ना, दिस आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको हम नाम देते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे, जहाँ पे आपको डायनसेफेलॉन भी दिखाई देगा या डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे बाद में बेटा। सो दिस इंटरनल पार्ट ऑफ सेरेब्रम बेटा, जो अंदर वाला पार्ट है सेरेब्रम का, दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रल मेड्यूला। इसको हम नाम देते हैं सेरेब्रल मेड्यूला। यानी सेरेब्रम के 2 हिस्से होते हैं, बाहर वाले को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को हम बोलते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स बड़ा होता है एंड मेड्यूला कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। अगर मैं बेटा अभी यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करूं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जब हम स्टडी करते हैं ना, हमें पता चलता है दैट सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये मोस्टली बेटा न्यूरॉन की सेल बॉडी से बना होता है। मतलब क्या है मेरा इसका, कि कॉर्टेक्स के अंदर बेटा आपको ये न्यूरॉन है ना, तो ये न्यूरॉन का सेल बॉडी जो होता है मोस्टली कहाँ की तरफ देखने को मिलता है, ऐसे कॉर्टेक्स की तरफ देखने को मिलता है। और फिर नीचे बेटा सेंटर की तरफ क्या देखने को मिलता है, ऐसे एक्सोन्स देखने को मिलते हैं। यानी कॉर्टेक्स में बेटा हाई डेंसिटी में न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है, शबा उसकी सेल बॉडी होती है। बिकॉज हमको पता है बेटा कि सेल बॉडी में कोई माइलिन शीथ नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ बेटा सेल बॉडी कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। समझ आ रहा है ना। सो दैट इज़ वाई बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे मैटर बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ग्रे मैटर बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसमें कोलेजन है नहीं। कोलेजन का कलर वाइट होता है ना, अब इसमें कोलेजन है ही नहीं बेटा, तो इसका वाइट कलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे न्यूरॉन का एक्सॉन नहीं मिलता है बेटा, यहाँ पे न्यूरॉन की क्या मिलती है, सेल बॉडीज़ मिलती है। सो याद रखेंगे बेटा, न्यूरॉन जो होता है वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कवर करता है बाय द हेल्प ऑफ इट सेल बॉडीज़। बिकॉज सेल बॉडी पे बेटा कोई भी माइलिन शीथ नहीं होती है, इस वजह से बेटा आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस कलर का दिखाई देता है, ये आपको बेटा ग्रे कलर का दिखाई देता है। सो बिकॉज ये ग्रे कलर का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रे मैटर बोला जाता है बेटा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप किसको देखेंगे बेटा, सेरेब्रल मेड्यूला को देखेंगे। सेरेब्रल मेड्यूला जो होता है बेटा, इसमें आपको क्या मिलता है, न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट मिलता है। तो इस वजह से बेटा, बिकॉज न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर क्या पाया जाता है, माइलिन पाया जाता है। माइलिन कोलेजन से बनता है, वाइट कलर का होता है, तो इस वजह से बेटा इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वाइट मैटर बेटा। दिस इज कॉल्ड एज वाइट मैटर, ठीक है। सो याद रखना, कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है, वाइट मैटर का मतलब क्या होता है। ग्रे मैटर बाहर वाला पार्ट, वाइट मैटर अंदर वाला पार्ट। ग्रे मैटर पार्ट में बेटा न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है, वाइट मैटर पार्ट में बेटा न्यूरॉन के एक्सॉन्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स के बारे में। अब कॉर्टेक्स के बारे में, आप सेरेब्रम के बारे में, अब सेरेब्रम के बारे में बेटा और एक इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, दैट सेरेब्रम को हमने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया, सल्कीज एंड गैरीज में डिवाइड कर दिया। सेरेब्रम सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है बेटा हमारे ब्रेन का, ठीक है ना, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का बेटा। अब सेरेब्रम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मैंने आपको अभी बोला ना, इनमें फिशर पाए जाते हैं। कुछ फिशर्स बेटा सेरेब्रम में इतने डीप चले जाते हैं
कुछ सल्काइज बेटा सेरेब्रम में इतने डीप चले जाते हैं दैट वो सेरेब्रम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे फिशर डीप चला गया ना, अंदर तक चला गया, तो इसने आपके सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको हम फ्रंटल बोलते हैं, इसको हम टेम्पोरल बोलते हैं। यहाँ पे ये बेटा सेरेब्रम फिशर बहुत अंदर तक चला गया, अगेन इसने सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। सो मतलब सेरेब्रम जो होता है बेटा, इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, बट इन लोब्स में से बेटा जो सबसे बड़ा कट सेरेब्रम में लगता है, जो सेरेब्रम को 2 हिस्सों में बांट कर रख देता है बेटा, इस कट को हम क्या नाम देते हैं? इस कट को हम सेंट्रल फिशर बोलते हैं। और इन 2 लोब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। मतलब इसका ये है, ध्यान से इधर देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेरेब्रम को, ये आपका सेरेब्रम है, ठीक है ना। अब इस सेरेब्रम में बेटा हर जगह छोटे छोटे कट होंगे ना। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ कट्स ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये छोटे छोटे कट्स आपको दिखाई देंगे। सो ये छोटे कट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये एक छोटा सा कट दिखाई दे रहा है, ये और एक छोटा सा कट दिखाई दे रहा है, ये और एक छोटा सा कट। तो इन छोटे छोटे कट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सल्की। तो ये सब सल्की हो गए बेटा, या सल्कस हो गए। बट आपके सेरेब्रम में बेटा एक कट जो है ना, वो इतना डीप लग जाता है कि वो आपके सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए ये कट इतना डीप लग गया कि इसने सेरेब्रम को ही क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। तो ये जो कट यहाँ पे लग गया ना, अब इसको सल्की नहीं बोलेंगे, अब इसको सेंट्रल फिशर बोला जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फिशर। समझ आया ना। और सेंट्रल फिशर ने किया क्या बेटा? इसने सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सर्कल के हिस्से को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं ना, सर्कल के आधे हिस्से को हेमिस्फीयर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सर्कल नाम नहीं है इसका, यहाँ पे इसका सेरेब्रम नाम है ना। तो सेरेब्रम के आधे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यानी आपका सेरेब्रम जो होता है बेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर लोब्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। तो आपके पास 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। सो दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेटा। तो प्लीज़ याद रखेंगे, सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्शंस और 2 मेजर लोब्स बाय द हेल्प ऑफ ए फिशर, जिसको हम बेटा सेंट्रल फिशर बोलते हैं। और इन 2 लोब्स को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेटा। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आप देख सकते हैं बेटा, इधर इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देख सकते हैं। सो ये कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया? ये हो गया राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आपको बीच में बेटा सेंट्रल फिशर दिखाई दे रहा है, जो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट ये कट बेटा आपके सेरेब्रम में थ्रू आउट नहीं पाया जाता। मतलब इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आपका सेरेब्रम ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा एक दूसरे से अलग है या पूरा का पूरा एक दूसरे से सेपरेटेड है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर पे, अगर आप यहाँ देख सकते हैं अंदर से बेटा, यहाँ पे नर्व्स का एक ग्रुप पाया जाता है जो इन 2 स्फीयर्स को आपस में जोड़ के रख देता है। सो दिस ग्रुप ऑफ नर्व्स बेटा, जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ के रख देता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉर्पस कैलोसम क्या है, तो मैं आप पहले इस डायग्राम को देखें, तो ये आपको एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, ये आपको दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। पिक्चर को अगर आप जूम करेंगे बेटा, तो ये आपको छोटे छोटे से कट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सल्कीज होगी बेटा, और ये आपको एलिवेशंस दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गायरीज बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्पस कैलोसम कैसा दिखता है, तो मैं इसका पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कॉर्पस कैलोसम का। तो ये देखें, सो ये आपको दिखाई दे रहा है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये बीच में देख लो बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑफ नर्व्स जो 2 स्फीयर्स को आपस में जोड़ के रख देता है। सो दिस बैंड ऑफ नर्व्स बेटा, दिस सी शेप्ड बैंड ऑफ नर्व्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। समझ आया ना। सो ये आपका हो गया ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और ये बीच में देख लो बेटा, ये क्या है? ये कॉर्पस कैलोसम है। साइड से देखना चाहते हैं तो साइड से आपको कॉर्पस कैलोसम ऐसा दिखाई देता है। सो जो हमने पिक्चर ड्रॉ करी थी, अगर आपको वहाँ पे देखना है कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए उसका कलर मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा अलग दिखाई दे आपको। तो पिंक कलर हम यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर बेटा, ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। तो याद रखेंगे, कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ के रख देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कॉर्पस कैलोसम खाली मैमल्स में पाया जाता है,
ये बाकी एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो दिस इज कॉर्पस कैलोसम बेटा। तो ये हो गया बेटा आपके लिए कॉर्पस कैलोसम। तो ये याद रखना कॉर्पस कैलोसम कहाँ होता है और क्या करता है बेटा, ठीक है ना। सो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके अलावा और एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको अभी बोला था कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का साइज़ बड़ा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कोई कितना साइज़ इसका बड़ा होता है, तो इसका सरफेस एरिया जो होता है ना बेटा वो होता है 22,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स बेटा, ठीक है। कितना सरफेस एरिया होता है इसका 22,000। और इतने बड़ी चीज़ को बेटा इतनी छोटी जगह पे हम कैसे फिट कर पाते हैं, बिकॉज इसके पास क्या पाए जाते हैं, गायरीज एंड सल्कीज पाई जाती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी आपको बोला बेटा सम सल्कीज आर सो डीप दैट वो आपके ब्रेन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर। जैसे आपने एक सल्की का नाम अभी पढ़ा जिसने ब्रेन को डिवाइड किया बेटा किस में, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। अब बाकी सल्कीज का नाम क्या है, तो वो देखने के लिए हम एक बार डायग्राम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाहर है ग्रे मैटर, तो ये आप देख सकते हैं बाहर वाले एरिया में ग्रे मैटर बेटा, इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। अंदर आपको दिखाई दे रहा है वाइट मैटर, इसको हम बेटा सेरेब्रल मेडुला बोलेंगे। ये है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये है कॉर्पस कैलोसम एंड डैश। ठीक है, चले अब इधर आ जाते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। सो अभी ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज सेरेब्रम, ठीक है ना। अब सेरेब्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेरेब्रम में बेटा कुछ कट्स इतने डीप लग, जैसे ये कट डीपर लग गया, ये कट और डीप लग गया बेटा, यहाँ से देख सकते हैं ये कट डीप लग गया। तो ये जो डीप कट्स होते हैं ना, जिनको हम फिशर्स बोलते हैं, ये आपके सेरेब्रम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये कट जब ब्रेन पे लगा बेटा, सेरेब्रम पे लगा, तो आपके ब्रेन का ये वाला हिस्सा यहाँ पे बन गया ना। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब। तो आपके सेरेब्रम का एक लोब होता है बेटा जो किसकी वजह से बना, सेंट्रल फिशर की वजह से बना, सेंट्रल सल्कस की वजह से बना। सो दिस पर्टिकुलर सल्कस जो है इसने आपके सेरेब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सो ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है। दिस पार्ट नंबर 1 इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, द पार्ट नंबर 2 इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब। तो सेरेब्रम में अगर आपसे कोई पूछे बेटा सेरेब्रम का पैराइटल लोब एंड सेरेब्रम का फ्रंटल लोब किसकी वजह से बना, तो वो सेंट्रल फिशर की वजह से बना बेटा। फिर अगर आप आगे आएंगे बेटा तो आपको दिखाई दे रहा है ये पैराइटल लोब है, और यहाँ पे और एक फिशर बीच में बन गया। ये देखिए बेटा ये फिशर बीच में बन गया, इसको हम पैराइटो ऑसिपिटल फिशर बोलेंगे। इसने अगेन आपके सेरेब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब, अनदर इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब बेटा। अगर आप इधर देखेंगे बेटा यहाँ पे और एक फिशर बन रहा है, ये वाला और एक फिशर बन रहा है बेटा। सो इसने ब्रेन को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पैराइटल टेम्पोरल, ऑसिपिटल टेम्पोरल, फ्रंटल टेम्पोरल। तो दिस फिशर बेटा इज कॉल्ड एज लैटरल फिशर। यानी याद क्या रखना है आपको, दैट सेरेब्रम जो होता है बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, कैसे बनते हैं ये लोब्स, बिकॉज आपके सेरेब्रम में बेटा फिशर्स होते हैं जो सेरेब्रम को डीपली कट करते हैं बेटा, जिनके डीप कट की वजह से आपके सेरेब्रम के क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे से रीजन्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्लीज़ याद रख लेना आप। सो आप थोरेटिकली इस चीज़ को याद रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेटा। सो कौन कौन सा लोब बन गया सबसे पहले तो वो याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं एंटीरियर लोब की बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो अगर मैं एंटीरियर लोब की बात करूँ बेटा, जो आगे साइड में पाया जाता है, द एंटीरियर लोब इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब। इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मिडिल लोब की बात करूं, मिडिल लोब बेटा, सो पैराइटल लोब को मिडिल लोब बोलते हैं, पैराइटल लोब हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर लोब की बात करूं जो बैक साइड में पाया जाता है, तो पोस्टीरियर लोब को बेटा ऑसिपिटल लोब बोलते हैं।
और अगर मैं बेटा लैटरल लोब की बात करूं जो साइड में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब। तो ये आपको याद रखने लोब्स बेटा, ठीक है। तो कौन कौन सा लोब होता है ये प्लीज़ याद रख लेना आप, ठीक है। और ये बने कैसे, ये बने फिशर की वजह से। अब कौन कौन सा फिशर होता है अगर आप ये भी याद रखना चाहे तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ब्लू कलर में ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंटल एंड पैराइटल की मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ बेटा, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में फिशर होता है ना। पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में फिशर होता है। पैराइटल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल के बीच में भी फिशर होता है। फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में भी फिशर होता है। जो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में फिशर होता है ना बेटा, सो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फिशर बेटा, या इसको आप सल्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल फिशर और सल्कस जो क्या करता है पैराइटल को टेम्पोरल से अलग करता है एंड इंक्लूडिंग बेटा ये जो सर्वल हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट सर्वल हेमिस्फीयर को भी अलग कर देता है। पैराइटल एंड ऑसिपिटल की बात करें तो आपको पैराइटो ऑसिपिटल फिशर मिलता है, पैराइटो ऑसिपिटल फिशर मिलता है, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल की बात करें तो आपको लैटरल और सेल्वियन फिशर मिलता है। तो ये प्लीज़ याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्वियन फिशर पर्टिकुलरली याद रख लेना आप। तो ये आपके फिशर हो गए, ठीक है। तो लोब भी हो गए और फिशर्स भी हो गए, राइट। वाइट मैटर भी हो गया, ग्रे मैटर भी हो गया, सर्वल कॉर्टेक्स एंड सर्वल मेडुला भी हो गए, ये भी आपने याद रखा बेटा। कॉर्टेक्स बाहर वाले साइड में होता है, मेडुला अंदर वाले साइड में होता है। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है, मेडुला वाइट मैटर है, ठीक है। कॉर्टेक्स में गायरी एंड सल्की है, मेडुला में गायरी एंड सल्की नहीं होती है। कॉर्टेक्स में नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मेडुला में मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। कॉर्टेक्स के लोब्स होते हैं, मेडुला को कोई लोब वोब नहीं होता है। क्लियर है ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो लोब्स हमारे ब्रेन के होते हैं इनके फंक्शन क्या है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम लेना पड़ेगा। चलिए एक काम करता हूँ मैं, इस डायग्राम को हम ले लेते हैं ताकि इसको हम यूज़ कर सकें। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, फ्रंटल लोब की, ठीक है। फंक्शन पे भी हम आगे, स्ट्रक्चर आप अभी याद कर चुके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हम अभी खाली फंक्शंस की बात करेंगे कि हर एक लोब का फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन आपको एग्ज़ाम में भैया पूछा जाता है, तो प्लीज़ फंक्शंस को अच्छे से याद रख लेना। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा दिस लोब की, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब बेटा, ठीक है। फ्रंटल लोब की फंक्शन अगर आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, जो एनसीईआरटी में दी है, तो मैं खाली वही फंक्शंस बताऊंगा आपको। फ्रंटल लोब के पास पाया जाता है सबसे पहला चीज़ बेटा मोटर एरिया पाया जाता है। क्या करता है थोड़ी देर में पता करेंगे। इसके अलावा बेटा यहाँ पे पाया जाता है प्री मोटर एरिया, और इसके अलावा बेटा यहाँ पे पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी गया है, ब्रोकास एरिया। तो पहले तो यही तीन चीज़ें याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन के फ्रंटल लोब में बेटा तीन एरियाज होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मोटर एरिया, तो ये आपका मोटर एरिया हो गया बेटा। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्री मोटर एरिया, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ब्रोकास एरिया, ठीक है।
मोटर एरिया की अगर बात करी जाए तो मोटर एरिया का काम क्या होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है बेटा वॉलंटरी मूवमेंट्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, यानी जो भी काम आप वॉलंटरीली करते हैं, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉलंटरी होता है वो किसकी वजह से होता है, मोटर एरिया की वजह से, ठीक है। प्री मोटर एरिया जो है बेटा ये हमारी बॉडी का इनवॉलंटरी काम संभालता है, यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, वो प्री मोटर एरिया की वजह से होती है। एंड ब्रोकास एरिया जो है बेटा ये स्पीच के काम आता है, ये बोलने, जो आप बोलते हैं बेटा तो बोलते समय आपकी मसल्स, टंग की, आपके फेरिंग्स, आपके लिप्स, आपके फेस, मतलब जो भी चीज़ें आप बोलने के लिए ज़रूरी होती है उन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रोकास एरिया कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलती है आपको, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब, ठीक है। ये लोब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब, ये पैराइटल लोब हो गया बेटा। तो क्या करता है, इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। पैराइटल लोब में पाए जाते हैं दो इंपॉर्टेंट एरियाज, वन इज कॉल्ड एज सोम एस्थेटिक एरिया and another is called as gustatory area। गस्टेटरी तो आप समझ ही गए बेटा, गस्टेटरी किस में मदद करेगा, गस्टेटरी इज गोइंग टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट बेटा। तो टेस्ट को डिटेक्ट करने में आपको पैराइटल लोब मदद करता है, बिकॉज पैराइटल के पास क्या पाया जाता है, गस्टेटरी एरिया पाया जाता है। और सोम एस्थेटिक एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, रिसीव ऑल सेंसरी इम्पल्सेस। मतलब क्या है इसका बेटा, कि आपकी बॉडी से जो भी सेंसरी इम्पल्स आएगा, जैसे स्मेल का आया, आइज़ का आया, कान का आया, टेस्ट का आया, स्किन का, ये सब सेंसेशंस है ना, ये सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचेंगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा से पोनस में जाएंगी, फिर पोनस से कहाँ जाएंगी बेटा, आपके पैराइटल लोब के सोम एस्थेटिक एरिया के पास जाएगी। सो फिर सोम एस्थेटिक एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनको अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आया बेटा आइज़ का सेंसेशन, यहाँ से आया बेटा टंग का सेंसेशन, यहाँ से आया फॉर एग्जाम्पल बेटा स्पीच का सेंसेशन। तो स्पीच के सेंसेशन को ये कहाँ भेजेगा, फ्रंटल लोब में। आइज़ के सेंसेशन को कहाँ भेजेगा, ऑसिपिटल लोब में। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है बेटा सारी सेंसरी इम्पल्सेस का, और रिसीव भी करता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट लोब जो हमारा है बेटा दैट इज गोइंग टू बी ये वाला लोब, जिसको हम क्या नाम देता है, ऑसिपिटल लोब नाम देते हैं, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब में बेटा एक ही चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या पाया जाता है, विजुअल एरिया पाया जाता है, जो आपको देखने के काम आता है बेटा, विजुअल एरिया विजन के काम आता है। द नेक्स्ट वन इन द लाइन इज लास्ट वाला लोब बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं। तो टेम्पोरल लोब क्या करता है, ये भी इधर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये ऑलिफैक्टरी एरिया उसमें होता है, जो स्मेल का डिटेक्शन करवाता है हमसे। इसके एरिया बेटा यहाँ पे ऑडिटरी एरिया होता है, जो सुनने के काम आता है। इसके एरिया यहाँ पे बेटा वर्निकीज एरिया होता है, और वर्निकीज एरिया क्या करता है बेटा, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच करवाता है। मतलब अगर आप कोई भाषा समझ रहे हैं या आप कोई भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन कहाँ से आता है बेटा, वो वर्निकीज एरिया से आता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है बेटा ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेरेब्रम बेटा। सेरेब्रम में बस एक जाते जाते और एक पॉइंट याद रख लें, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, याद रखना बेटा कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ये याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे फोर ब्रेन का, दैट इज़ डायनसेफलॉन बेटा। मैं कंटिन्यू कर लेता बट फिर मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है आईपैड में, फिर ये स्टोर नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डायनसेफलॉन एंड मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।